नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में चैप्टर 14 एक स्त्री का पत्र इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म सन 1861 में हुआ था और इनका निदान 1941 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म वर्तमान पश्चिमी बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। स्व अध्ययन से उन्होंने विभिन्न भाषाएं सीखी। वे भारत के महान साहित्यकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशिष्ट स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयों का प्रतिवाद उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रही। उन्होंने अपनी रचनाओं से बांग्ला साहित्य को समृद्ध किया। गीतांजलि, घेरे बाहिरे, अंतजलि, यात्रा, चोखेर वाली आदि मुख्य कृतियां हैं। उनकी रचनाएं लगभग सभी भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। प्रस्तुत पाठ में नायिका बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण और दर्द को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितने मुश्किल हुई। तुम सबको मेरे घर के लोग आओ भगत करते करते हैरान हो गए। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझमें बुद्धि है यह बात तुम लोग चाहकर भी न भूल सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक भला है। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है, यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहें। मैंने सब माफ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधन से आज़ाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई पर
छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुड़ गई रोजमर्रा के कामकाज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली हो गई। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराजगी। अनाथ लड़की के साथ एक रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु संकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा, यह मैंने सोचा भी न था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक न हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली। तुम लोग झट बोले, चेचक किसी इल्जाम का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक न आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगे सो करूंगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, हमारी जो भी दशा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फपक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। गुस्से और घृणा से
मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं मुझे कौन ले तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे, बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरत को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरत लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? उसकी जरूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, शरत ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। जैसे लोग दुख कष्ट कहते हैं, वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारा चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ। मैं जीऊँगी, तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। मृणाल। यहाँ बच्चों ये पाठ पूरा होता है। अब हम शब्दार्थ टिप्पणी पढ़ेंगे। आव भगत, स्वागत सत्कार। पीहर, मायका नैहर। नाकाम, असफल। जगन्नाथपुरी, वर्तमान ओडिशा राज्य में स्थित हिंदुओं के मान्य 4 धामों में से एक। यहाँ पे बच्चों अब हम अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे।
पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, मझली बहू जगन्नाथपुरी क्यों आई थी? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, मझली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने आई थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मझली बहू के ससुराल का माहौल कैसा था? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, मझली बहू के ससुराल का माहौल रूखा और घुटन भरा था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जेठानी जी किस समस्या को लेकर उलझ गई? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, जेठानी जी की छोटी बहन न रूपवती थी न धनवती। इस समस्या को लेकर वे उलझ गई। चौथा प्रश्न है बच्चों, बिंदु कौन थी? अपनी दीदी का पांव पकड़कर उसने क्या कहा? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, बिंदु जेठानी जी की छोटी बहन थी। उसने अपनी दीदी के पांव पकड़कर उसने कहा, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, बिंदु पर क्या इल्जाम लगा? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, बिंदु पर बाजूबंद की चोरी का इल्जाम लगा। अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं बच्चों। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले इसलिए चिंतित थे कि न तो वह रूपवती थी न धनवती थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, बिंदु का विवाह तय करते समय यह धोखा किया गया कि बिंदु का पति पागल था। यह जानते हुए भी उसका विवाह उससे कर दिया गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का परिणाम यह निकला कि बेरहम सास और पागल पति के अत्याचारों से तंग आकर आग लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। चौथा प्रश्न है बच्चों, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया है? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, मझली बहू ने पत्र के अंत में निश्चय किया कि वह घर वापस नहीं लौटेगी। मीराबाई भी औरत थी, उसके बंधन कम नहीं थे। उसने मुक्त होने के लिए उसे आत्महत्या नहीं करनी पड़ी। मझली बहू को भी अपने पर भरोसा है, वह जी सकती है, वह जिएगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए प्रत्येक कथन का संदर्भ साहित्य भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है बच्चों, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उसमें मेरी आवाज थी। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, मैं छिप छिप कर कविताएं लिखती थी। जो धारणा होती थी, परंतु उस सरलता उस मामूलीपन में भी मेरी आवाज थी। अर्थात यहाँ विशिष्ट और मामूली से हटकर व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व दिया है, जो नायिका को बंधन से मुक्त की ओर ले जाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इसका आंसर है बच्चों, मौत के पास
बहुत समीप में आई और मेरी नन्ही बेटी को मुझे छीन कर ले गई, अर्थात वह मुझे माँ न पुकार सकी तथा माँ कहलाने का सुख भी प्राप्त न कर सकी। उसे जन्म तो दिया परंतु उससे माँ न कहला सकी, अर्थात प्रसव पीड़ा तो सहन की परंतु माँ कहलाने का सुख प्राप्त न कर सकी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, वह अपने पति को पत्र लिखती है जिसमें उसने लिखा, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ, अर्थात तुम्हारे बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ। हमारे समाज में यह मान्यता थी, एक बार घर की चौखट या दहलीज पार करने पर स्त्री को फिर घर में स्थान नहीं मिलता था। यहाँ मझली बहू ने ही ऐलान किया, मैं तुम्हारी चौखट को लांघ चुकी हूँ, जो एक नारी स्वतंत्रता का क्रांतिकारी खूबसूरत कदम है। चौथा प्रश्न है बच्चों, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, नायिका पत्र के अंत में लिखती है कि अब मैं स्वतंत्र हो चुकी हूँ। मझली बहू खत्म हुई, साथ ही संदेश देती है कि यह मत सोचना कि मरने वाली हूँ, डरो मत, मैं पुराना मजाक तुम्हारे साथ नहीं करूँगी, अर्थात स्त्री आत्महत्या कर लेती थी नहीं, मैं मीरा की तरह बंधन से मुक्त होकर जीऊँगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मनोबल की मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। यहाँ पे बच्चों तीसरा प्रश्न दिया गया है, सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है सुंदर, कुरूप, तेज, मंद, धीमे, चैन, बेचैन, अपमान, सम्मान, घृणा, प्रेम, मुश्किल, आसान। दूसरा प्रश्न है बच्चों, शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। बच्चों यहाँ पे आप लोग को शब्दकोशीय क्रम में आप लोग को लिखना है। यहाँ पे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हमने पढ़े और ये पाठ पढ़ना है और अभ्यास और स्वाध्याय आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना भी है।